हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग एजुसर्व के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस चैनल पे आप क्लास 11, 12 और आईआईटी नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 के लिए जो बच्चे क्लास 2025 में 12th में आ चुके हैं और 2026 में 12th का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्लास 12 की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज लेक्चर, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मिलेगा। उसमें कुछ नीट लेवल तक के भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल पे हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, आप उसको जाकर देखें। अब हम लोग इसमें लेक्चर 3 को करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 तक हम लोगों ने किया था कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3 में कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इससे पहले हम लोग कर चुके थे, कूलम्स लॉ भी कर चुके थे और हम लोग ये भी कर चुके थे कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा उसको भी हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाए। अब बच्चों को यह सवाल होगा कि सर, आपने तो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बता दिया, तो फिर पोजीशन वेक्टर क्या है। देखिए, पोजीशन वेक्टर एक प्रकार का वेक्टर है जो आपको पूरे फिजिक्स में किसी न किसी रूप में काम आते रहेगा। तो आप इसको पहले समझ जाइए। पोजीशन वेक्टर को मैं लिखता हूं क्या होता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं पोजीशन वेक्टर। जो बच्चे क्लास 11th में वेक्टर सही से नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं लिख देता हूं पोजीशन वेक्टर। तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। हाँ, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, चलिए, ऊपर थोड़ा जगह है, ऊपर अगर जगह है तो हम लोग पहले पोजीशन वेक्टर को वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, पोजीशन वेक्टर है क्या। पोजीशन वेक्टर, पहले हम लोग समझे पोजीशन वेक्टर है क्या, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, देखिए, इसमें 2 शब्द लगा हुआ है। एक शब्द है पोजीशन और दूसरा शब्द है वेक्टर। यानी यह एक ऐसा वेक्टर हो सकता है जो किसी चीज का पोजीशन बता रहा होगा। चलिए, अच्छी बात है। यानी एक ऐसा वेक्टर है जो किसी चीज का पोजीशन बता रहा होगा। तो आखिर यह किस चीज का पोजीशन बता रहा होगा, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है। मैं माइक को थोड़ा ठीक कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आवाज सही से आ पाए। तो आखिर पोजीशन वेक्टर जो है किस चीज का पोजीशन बता रहा होगा। पूरे फिजिक्स में गौर कीजिएगा, पूरे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हम लोग पोजीशन पॉइंट का बताते हैं। पूरे फिजिक्स या मैथमेटिक्स में हम लोग पॉइंट को पोजिशनिंग करते हैं। और कहां पर करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पॉइंट को पोजिशनिंग करते हैं, यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन किसी वेक्टर की मदद से बताया जाए तो उस वेक्टर को उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं द वेक्टर which represents position of any point। अब सवाल पैदा होता है, पॉइंट का पोजीशन हम कहां से बताएंगे? या तो ओरिजिन से, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से, या तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से बता सकते हैं आप। यानी कोई भी पॉइंट को रेफरेंस लेके वहां से उसका पोजीशन बता सकते हैं। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ respect
टू origin or any reference point is known as position vector. Is known as पोजीशन वेक्टर। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो आप वीडियो को आराम से देखेंगे। अगर उसके बाद भी दिक्कत होगा तो आप बताएंगे किस शब्द को समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगा। यानी अगर कोई वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन को बताए, कहाँ पर बताए, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उस वेक्टर को, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये x है, ये y है, 2D ही दिखा रहा हूँ, 3D में भी ये वैल्यू है, ठीक है। तो मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर है P, जिसका कोऑर्डिनेट हो सकता है x, y। ये x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, x, y। तो अगर इस पॉइंट का पोजीशन कहाँ से बताएंगे, ओरिजिन से बताना चाह रहे हैं। देखिए कैसे बताएंगे। इस पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो यह वेक्टर इस पॉइंट P पॉइंट का, जो ये वेक्टर है, ये ओरिजिन O हुआ, ये वेक्टर जो है जिसको ओरिजिन से खींचा गया उस पॉइंट तक, जिसको, यह एक वेक्टर है जिसको ओरिजिन से खींचा गया उस पॉइंट तक, ठीक है। और हमेशा एरो का मुंह पॉइंट की तरफ होगा, याद रखिएगा, एरो का मुंह हमेशा पॉइंट की तरफ होगा। तो इस वेक्टर को हम कहेंगे उस पॉइंट P का, पॉइंट P है लेकिन ये, इस वेक्टर को कहेंगे उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को कहेंगे, ध्यान दीजिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर को कहेंगे उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को कहेंगे उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। चलिए अब इस वेक्टर का कोई नाम रख देते हैं। तो इस वेक्टर का नाम रख दिया हमने वेक्टर R। क्लियर, यानी ये वेक्टर R जो है, ये वेक्टर R जो है P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यानी जहां भी कोई पॉइंट होगा तो हम वहां पर उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, या तो ओरिजिन से या तो किसी भी पॉइंट से लेंगे तो चलेगा, लेकिन वहां बताना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो आपने पोजीशन वेक्टर समझ गए। तो यह जो पोजीशन वेक्टर समझे, ये एक्चुअली क्लास 11 का है, यहाँ का नहीं है टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। हमने अभी वेक्टर के फॉर्म में बनाया था, अब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। जैसे जैसे अब टॉपिक आगे बढ़ेगा, अब प्रूफ बड़ा होते जाएगा, तो हमारे साथ समस्याएं क्रिएट होंगी। क्या समस्या क्रिएट होंगी कि हम प्रूफ को तरीके से कैसे कर पाए, बिना एरर के साथ कैसे कर पाए। चलिए, इसका पोजीशन थोड़ा ठीक नहीं है, हाँ अब मुझे लग रहा है इसका पोजीशन ठीक है, अच्छी तरह से आवाज जा रहा होगा। यानी अब प्रूफ बड़ा होता होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था पिछले टॉपिक को दिखाता हूं मैं आपको। हमने किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसमें मैंने एक केस 1 लिया था और एक केस 2 लिया था। केस 2 जो था वो अट्रैक्शन थ्योरी पर था, केस 1 जो था रिपल्सन थ्योरी पर था। तो देखिए दोनों को गौर करके, दोनों का रिजल्ट क्या है। दोनों का जो रिजल्ट आया सेम के Q1 Q2 बाई आर क्यू ही आ रहा है। यहां भी देखिए Q1 Q2 बाई आर क्यू ही आ रहा है, सिर्फ फर्क यह है यहां पे R12 है तो यहां R21 है तो यहां R12 है। इसका मतलब हमने अट्रैक्शन पे जो प्रूफ किया और रिपल्सन पे जो प्रूफ किया, दोनों में फोर्स का वैल्यू सेम आया लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट आया। तो इसका मतलब यह हुआ फोर्स का वैल्यू तो सेम आ रहा है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, और डायरेक्शन जब आप एक बार निकालना सीख चुके होंगे तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग सारे प्रूफ को रिपल्सन थ्योरी पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिपल्सन थ्योरी, ये केस 1 जो था ना रिपल्सन थ्योरी पे, अट्रैक्शन पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रूफ को 2 केस में करना पड़ेगा, फिर तो वो प्रूफ बड़ा होते जाएगा और आपके साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। मैं अभी जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत कम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर रिपल्सन पे ही क्यों करेंगे, अट्रैक्शन पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो जांच की जाती है, चार्ज के प्रेजेंट का जो जांच किया जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, एक मशीन है जिसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उससे जब चार्ज कहीं पर है कि नहीं उसका जो ये किया जाता है, उसके प्रेजेंस का जो माप किया जाता है, तो वह सिर्फ रिपल्सन थ्योरी पे किया जाता है, अट्रैक्शन पे नहीं। क्यों? क्योंकि मास भी अट्रैक्ट करता है लेकिन मास रिपेल नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो जांच किया जाता है वह रिपल्सन थ्योरी पे ही किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें अट्रैक्शन भी होता है। तो हम लोग इसलिए अब आगे के सारे प्रूफ को रिपल्सन थ्योरी पे ही करेंगे। अब रिपल्सन थ्योरी में भी 2 चार्ज हैं, एक प्लस प्लस ले सकते हैं या तो माइनस माइनस ले सकते हैं। तो अब हम सारे प्रूफ को आगे प्लस प्लस लेकर करेंगे। अब आप बोलेंगे सर इस क्यों आपने किया प्लस प्लस लेके, माइनस माइनस क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छा सवाल है। प्लस प्लस इसलिए ले रहे हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि प्लस प्लस ही लेना है। हम तो प्लस पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जितने बुक ने फॉर्मुलेट किया है आपके प्रूफ को, वो प्लस के आधार पे किया है। तो इस आसानी को बनाए रखने के लिए हम लोग भी प्लस ही ले रहे हैं। जब तक 2 अलग अलग चार्ज नहीं लेना पड़ेगा तब तक हम माइनस नहीं ले रहे हैं, यानी प्लस प्लस लेके ही। तो जहां भी हम लोग चार्ज लेंगे प्लस प्लस। कुछ लोग कहेंगे, कुछ टीचर ये भी कहते हैं, हमने सुना है यूट्यूब में, यह रूल है। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। आप माइनस माइनस लेके भी प्रूव कर सकते हैं एग्जाम में, और नंबर आपको मिलना आपका अधिकार है, दिया ही जाएगा, कहीं से गलत नहीं है। आप अगर कॉपी को क्लेम करेंगे उनको नंबर देना ही पड़ेगा। हाँ, फर्क यह हो सकता है कि कुछ डायरेक्शन थोड़ा, हालांकि माइनस माइनस में भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं आएगा, लेकिन आप वहां पर अगर माइनस चार्ज लिख रहे हैं थ्योरी में, तो कुछ टीचर ऑब्जेक्ट अगर करेंगे तो आप पेपर क्लेम करेंगे तो नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आप ग्रिफिथ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े जो बहुत हाई लेवल पे है, वो बीटेक और आपको ग्रेजुएट पीजी लेवल पे लोग पढ़ते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि प्लस प्लस ही लेंगे या माइनस माइनस। फॉर द सोफिस्टिकेशन, इजी बनाने के लिए हम लोग प्लस प्लस ले रहे हैं ताकि सबका रिजल्ट सेम जैसा मिले। क्लियर? और कोई फर्क नहीं है। आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं, आप माइनस प्लस लेके भी सारे प्रूफ को कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत प्रूफ होंगे। तो अगर आप कहीं प्लस माइनस, कहीं माइनस प्लस ले लेंगे, कहीं प्लस प्लस ले लेंगे, तो आपको रिजल्ट जो वेक्टर फॉर्म में आएगा वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने आसानी के लिए एक कन्वेंशन को फॉलो करें, और वो कन्वेंशन सारे टीचर प्लस प्लस फॉलो करते हैं। लेकिन ये रूल नहीं है कि प्लस प्लस ही लेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यानी वहां पर हम लोगों ने जो 2 पॉइंट माना था, अब दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं, हाँ, फिर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं। क्लियर? यहां पर 2 चार्ज लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। बी अगर छोटा हो गया थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, पॉइंट बी। अब यहां पर मैं जो चार्ज ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्लस Q1 प्लस Q2। मैं लिख रहा हूं प्लस Q1 प्लस Q2 बाकायदा, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बहुत लोग डायरेक्ट Q1 Q2 लिख देंगे। मैं लिख रहा हूं प्लस Q1 क्योंकि यह नेचर प्लस है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, मैं 2 पॉइंट कंसीडर किया, ए और बी, जिस ए पर चार्ज है प्लस Q1 और बी पर चार्ज है प्लस Q2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर कहां? ओरिजिन से ड्रॉ करता हूं। चलिए, तो ओरिजिन से
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा, इसको मैं लिखता हूं R1, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो आएगा इसको लिखता हूं मैं R2। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको Q1 माना इसलिए R1 लिख दिया, Q2 माना R2 लिख दिया। आप A1 A2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, चूंकि यह बात क्लियर है कि दो जो पॉइंट चार्ज है उस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, यानी सेम चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन का मतलब होता है फेंकना, रिपल्सन का मतलब फेंकना। चलिए फेंकेगा, तो अब वहां पर मैंने क्या किया था, दोनों पर फोर्स दिखाया था, इस पर भी इस पर भी। अब मैं वो नहीं कर रहा हूं, क्यों, इससे फिगर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर फोर्स दिखा रहे हैं और दूसरे को डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी एक पर पहले फोर्स दिखा रहे हैं, तो मैं बी पर फोर्स लेता हूं। ठीक है, आप गौर करेंगे, बी पर फोर्स दिखा रहा हूं मैं, तो बी किधर जाएगा, इस तरफ फोर्स लगेगा बी पर, अवे, बी जहां है उससे अवे। ठीक है, तो इस लाइन को ए से बी के बीच की लाइन को मैं मिला देता हूं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये वेक्टर ए से बी तक गया, ये फोर्स का जो वेक्टर है बी पर जो फोर्स लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, तो ए से बी की दिशा में, तो इसको हम कह सकते हैं R12, R12, क्योंकि 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, R12, यानी ये जो लग रहा है 1 से 2 की तरफ फोर्स। गौर कीजिएगा, इससे पहले हमने बताया था डिस्टेंस के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ लगता है, तो जहां से हैं वहां से वहां तक। ठीक है, क्योंकि Q2 के बाद कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने बताया Q1 से Q2 की तरफ फोर्स जो लग रहा है, Q2 पे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे F21, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, फोर्स जो लग रहा है 2 पर 1 के द्वारा। ये डायग्राम है, बहुत अच्छी तरह समझिए। चलिए अब हम लोग जिसको हमने ड्रॉ किया है बस उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 and plus Q2 at points A and B। 2 पॉइंट A और B है जिस पर हमने 2 चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q2 को कंसीडर किया, माना। ठीक है, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 and R2, R1 एंड R2, यानी 2 पॉइंट QA और B का जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो R1 R2 है। कहां पर है, इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम माना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं, एक्स वाई के बीच अगर 90 डिग्री होगा तो उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं, और अगर नहीं होगा तो उसे ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो आप बोलिए सर हमने तो कहीं देखा ही नहीं है। आप इसलिए नहीं देखे हैं, इवन नीट तक के लिए काम नहीं आता है। IIT एडवांस की जब आप तैयारी करेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ाते हैं, ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन हो सकते हैं उससे, क्योंकि आई रोजोब में होते हैं क्वेश्चन।
क्लियर। लेकिन आप लोग के लेवल से सब जगह पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी लिखा ताकि कोई काट ना पाए। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1 एंड r2 इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ओरिजिन O, यानी जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं उसका ओरिजिन O है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा सा क्लास 11 का वेक्टर का थ्योरी यूज करना है। वो क्या थ्योरी है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन क्या बोलता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन बोलता है अगर कोई वेक्टर इस तरफ है, फिर कोई वेक्टर इस तरफ है, देखिए एक वेक्टर खत्म हुआ तो दूसरा, तो क्या अब कैसा होना चाहिए, तीसरा वेक्टर ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तीसरा वेक्टर, ठीक है, और उल्टा है, अपोजिट है, तो मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो वेक्टर सी ए और बी का एडिशन होगा। वेक्टर सी जो होगा ए प्लस बी होगा। अगर कोई दो वेक्टर ऑर्डर में है और तीसरा वेक्टर उस ऑर्डर को अगर ब्रेक कर रहा है, तो जो ब्रेक करेगा, नियम को तोड़ रहा है, वह सम है, यानी जोड़ है बाकी दोनों वेक्टर का। यानी जो नियम को तोड़ता है वही नेता कहलाता है। क्लियर, तो ये नेता है दोनों वेक्टर का। क्लियर, मतलब ये जोक के सेंस में लीजिएगा, कोई ऑफिशियल शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब कोई दो वेक्टर अगर क्रम से है, रेगुलर है, ऑर्डर में है, तो और तीसरा वेक्टर ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, तो वो तीसरा वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर का जोड़ कहलाएगा। चलिए, तो अब मैं ये रफ है, इसको रफ कंसीडर कीजिए, ROUGH, रफ। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारे फिगर के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस फिगर के हिसाब से ट्रायंगल लॉ को बात करेंगे। चलिए, इसमें हमारा देखिए ये वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर इस तरफ है और ये वेक्टर इस तरफ है। तो इस एरो को हम पीछे भी घसका सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एरो को मैं पीछे भी घसका सकता हूं। जो आगे है उस एरो को पीछे कर दिया, उसी लाइन पे, कोई मतलब नहीं है, आप एरो को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, OAB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB, आप OAB ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, OA, वेक्टर OA जो है, गौर कीजिए, वेक्टर OA इस तरफ है, इस तरफ है, वेक्टर AB इस तरफ है, यानी दोनों क्रम से है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों क्रम से है, दोनों ऑर्डर में है। लेकिन वेक्टर OB जो है ये ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। क्लियर, वेक्टर OA इस तरफ है, वेक्टर AB इस तरफ है, तो अब तीसरा ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना हो गया, ऐसे है, उल्टा है। यानी वेक्टर OB जो होगा बाकी दोनों वेक्टर का जोड़ होगा। चलिए, मैं वही लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल OAB वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इजकल टू वेक्टर OB, यानी वेक्टर OB जो हुआ बाकी दोनों का मिलकर अकेला हुआ। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, OA का वैल्यू क्या है, हमने लिखा है R1, AB का वैल्यू क्या है R12, ध्यान दीजिए R12, और ये OB इजकल टू है R2। तो इससे हमें क्या मिलेगा, R12 इजकल टू, देयरफॉर R12 इजकल टू R2 माइनस R1। क्लियर, क्लियर, यानी इससे हमें R12 का वैल्यू मिल गया। कि हमने क्या यूज किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, हमने यूज किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, वेक्टराइजेशन का ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब मुझे R12 मिल गया। चलिए, इसको मैं 1 लिख देता हूं। अब मुझे यूज क्या करना है, हमें F12 निकालना है, मुझे निकालना है F12। तो F कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे। तो नाउ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, नाउ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, अब मैं कूलम्ब्स लॉ को यूज करता हूं। तो कूलम्ब्स लॉ को यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझे निकालना है F21, गौर कीजिएगा, F21
F21 इजकल टू, हमने वेक्टर फॉर्म में किया ही है, सेम उस प्रोसेस को करेंगे, K Q1 Q2 बाई, अब ध्यान दीजिए हमने वेक्टर फॉर्म में क्या किया था, नीचे वेक्टर में क्यू फॉर्म में आया था, ध्यान दीजिएगा, ये आर क्यू के फॉर्म में आया था, यहाँ एक वेक्टर गुना हुआ था, देखिए मेरे रिजल्ट में देखिए R21 या R12 का क्यू आया था और ये वेक्टर R21 था, तो इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा जो वेक्टर किस तरफ है, ध्यान दीजिएगा R12 है, ये है R12 इस तरफ है, तो हमें R12 लेना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर, तो हमें लेना पड़ेगा, यह फोर्स किस तरफ है, R12 की तरफ, R12 का वेक्टर मॉड Q और R12, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट लिख दिए हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा R12 का वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, उसको मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, now from 1 and 2 we have, अब ध्यान दीजिए 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, F21 मिलेगा, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, सॉरी डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। अब देखिए R12 का वैल्यू यहाँ में, ये R12 जो है, इस R12 का वैल्यू यहाँ से पुट करना है, तो R12 क्या है, R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मॉड होल पावर Q, फिर यहाँ वेक्टर लिखेंगे फिर से R2 माइनस R1, क्यों, क्योंकि यहाँ भी R12 था, क्लियर। अब ये हुआ एक्चुअली कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो हमने पढ़ाया था वेक्टर फॉर्म, वो एक्चुअली बोर्ड में नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये आएगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर वाले को सीखने के लिए आपको वेक्टर वाला सीखना जरूरी था। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, क्यों, आगे डायरेक्ट रिपीट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर फोर्स किस में निकाले, 2 पर, कलर चेंज करता हूँ, फोर्स किस में निकाले, 2 पर, 1 के द्वारा। हमने बताया था ना, जो पहला शब्द लिखा होगा आप उस पर निकाल रहे हैं, यहाँ फोर्स है इसलिए बोला फोर्स निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी रहेगा तो बोलेंगे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल रहेगा तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यानी जो पहला शब्द लिखा रहेगा वहाँ नंबर में लिखा रहे या अल्फ़ाबेट में लिखा रहे, कहीं पे ए बी भी लिखा जा सकता है, 21 की जगह ए बी, बी ए, कुछ भी हो सकता है। तो F21, 2 का मतलब 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसका मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। गौर कीजिएगा बाबू, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन आप समझ के पढ़िए, ठीक है। यानी F21 का मतलब 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा, ठीक है, तो 2 पर फोर्स लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर गौर कीजिए, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर 2 का माइनस 1 का, इसको दिमाग में याद रखिए, जिस पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि अब आपको पूरा रिपल्सन थ्योरी पे लिखना पड़ेगा, तो जब रिपल्सन थ्योरी पे लिखना पड़ेगा रिजल्ट वेक्टर फॉर्म सेम आएगा, इससे ये फायदा हुआ, एक आधार लेने पर ये फायदा हुआ, आपको वेक्टर फॉर्म याद नहीं करना पड़ेगा। फोर्स लग रहा है 2 पर 1 के द्वारा, तो आप लिखेंगे 2 का पोजीशन वेक्टर माइनस 1 का पोजीशन वेक्टर, तो R2 माइनस R1, और नीचे क्यू होता है इसलिए मॉड लेके क्यू लिए, और बगल में फिर से इंटू में वेक्टर R2 माइनस R1, क्लियर। तो ये याद रखिए, तो ये हो गया फोर्स 2 पर 1 के द्वारा। चलिए, सॉरी ये तो मैंने, हाँ, फोर्स 2 पर 1 के द्वारा। चलिए, अब इसी आधार पर सिमिलरली अगर हमें लिखना रहे फोर्स 1 पर 2 के द्वारा, यानी 1 वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है, 1 वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है अब 2 के द्वारा, तो ऊपर वाला क्वांटिटी तो सेम हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई के का वैल्यू आप लिख सकते हैं बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K Q1 Q2 बाई, ध्यान दीजिएगा फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पर 2 के द्वारा, फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पर 2 के द्वारा, तो जिस पर लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए 2 पर
2 पर 1 के द्वारा, तो 2 का पोजीशन वेक्टर माइनस 1 का पोजीशन वेक्टर। तो उसी तरह से यहाँ 1 पर लग रहा है, 1 पर 2 के द्वारा, तो 1 का पोजीशन वेक्टर माइनस 2 का पोजीशन वेक्टर। सो R1 माइनस R2 मॉड Q R1 माइनस R2। क्लियर? यानी आपको उतना निकालना नहीं पड़ा, ये फायदा मिला अब आपको। इसीलिए एक तरीके से बुक में प्रूफ को किया गया है, सारे बुक में। क्लियर? लेकिन ये रूल नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चार्ज का दूसरा नेचर भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, फ्री है। लेकिन ये याद रखने के लिए बहुत प्रूफ आएंगे। तो ये बात समझ में आ गया, आपने F12 समझ गया, F21 समझ गया, दोनों पे फोर्स निकल गया। तो ये आपका टॉपिक हुआ कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के टर्म में कूलम्स लॉ क्या है। क्लियर? आप इसको देखें, नोट कर लें, जिन्होंने अगर नोट नहीं किया है तो थोड़ा समय लें। और जिन बच्चों को मैं बता दूं टेस्ट भी देना है, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं लगातार टेस्ट दूं, रिवीजन करूं, वो हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल प्ले में जाएं और गूगल प्ले में प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रिंग एडुसर्व, STRING, स्ट्रिंग का मतलब धागा, एडुसर्व EDUSERV, एडुसर्व, स्ट्रिंग एडुसर्व का ऐप मिलेगा। आप डाउनलोड करें और उस समय फिर मुझे कॉल मैसेज करें, मेरा मैसेज करें, मेरे YouTube चैनल से नंबर भी आपको मिल जाएगा। मैसेज करें ताकि मैं आपको बैच में ऐड करूं और आपको टेस्ट की सुविधा दूं, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे बिहार बोर्ड के बच्चे वो या तो मेरे YouTube चैनल से पढ़ रहे हों या तो नहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, वो भी इस फ्री सुविधा को ले सकते हैं और आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते जाइए। और साथ ही साथ मैं, अगर आप चाहते हैं इस सबका PDF मैं दूं तो आप मेरे ऐप पे आएँ, वहाँ पर PDF वगैरह सब मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलिए, ये हो गया कूलम्स लॉ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया, एक चार्ज से एक चार्ज पे फोर्स निकाला। देखिए, एक चार्ज Q1 से Q2 पे फोर्स निकाला। लेकिन अगर बहुत सारे चार्ज होंगे तो क्या होगा, उसके लिए मुझे चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए इसको हम लोग अब देखते हैं क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। According to this principle, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी सुपरपोजिशन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे अब इसका यूज होगा, टोटल फोर्स, हम लोग जब भी फोर्स बात कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं और कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी लागू होता है, सारे वेक्टर पे लागू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल, शॉर्टकट में लिख दिया ELE डॉट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ए चार्ज, यानी अगर कोई चार्ज है वातावरण में, उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारे चार्ज के द्वारा, एक चार्ज नहीं, क्योंकि वातावरण में तो बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, तो एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा, सारे फोर्स को हम ऐड करेंगे तब उस चार्ज पर टोटल फोर्स पता चलेगा। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल साधारण चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at a charge due to many charges is equal to the vector sum, is equal to the vector sum of
ऑल मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ मैं जो भी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ इक्वल टू द सम ऑफ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि अगर कोई गलती खोजने आ जाएंगे हो सकता है, तो इसलिए उनके क्लियर करने के लिए लिख दिया। मतलब चार्ज पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है, लेकिन हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर टोटल फोर्स किसी एक पॉइंट चार्ज पे जो होगा विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम, यानी वेक्टोरियली हम जोड़ेंगे सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एट दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इसको मैं समझाता हूं, इस बात को समझाता हूं, इसको थोड़ा नीचे रिप्लेस कर। हाँ, अब ध्यान दीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए, मान लीजिए कोई एक चार्ज आपका यहां पर है, यहां पर कोई एक चार्ज प्लस Q0 है, और यहां पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। मैं 3 ही लिया, ऐसे बहुत सारे चार्ज आप ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही लिया। तो अब ध्यान दीजिए, इसको भी प्लस प्लस प्लस, हमने अभी बोला सब अब थ्योरी प्रूफ करेंगे प्लस लेकर ही। तो चलिए प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस Q0 पे जो Q1 फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा रिपल्सन का फोर्स, Q2 भी Q0 पे लगाएगा इस तरफ फोर्स, Q3 भी मान लीजिए Q0 को लगाएगा इस तरफ फोर्स। तो Q0 पर, अब इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो गया F03, ये हो गया F02, ये हो गया F01, यानी Q0 पे ध्यान दीजिएगा, Q0 पे एक वाले चार्ज के द्वारा फोर्स, Q0 पे 2 वाले चार्ज के द्वारा फोर्स, Q0 पे 3 वाले चार्ज के द्वारा फोर्स। तो Q0 पर उसके पास में 3 चार्ज थे, तो Q0 पर तीनों ने फोर्स लगाया, तो तीनों के फोर्स का जो ऐड होगा, सम होगा, जोड़ होगा, वही Q0 पे टोटल फोर्स होगा। तो यही जोड़ करना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फोर्स एट Q0, इसलिए F0 लिखा मैंने, विल बी इक्वल टू द फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q3। यानी कोई एक चार्ज Q0 है और उसके पास में 3 चार्ज है Q1, Q2, Q3, तो तीनों उस पर फोर्स लगा रहे हैं, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का। चूंकि हमने थ्योरी में हर जगह प्लस प्लस लिया, तो यहां रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। तो तीनों ने जो रिपल्सन का फोर्स लगाया, Q0 पे जीरो को नॉट पढ़ रहे हैं हम लोग, गौर कीजिएगा, जहां भी जीरो उसको नॉट पढ़ रहे हैं, ये नॉट अमेरिकन कन्वेंशन है, ठीक है। हम लोग साइंस में अमेरिकन ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जब इंग्लिश बोलते हैं तो ब्रिटिश फॉलो करते हैं। क्लियर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए, तो फोर्स जो है Q0 पे लग रहा है 1 वाले चार्ज के द्वारा, तो F0 1 हो गया, क्योंकि हमने बताया जिस पर लगेगा उसका शब्द पहले। अब ध्यान दीजिए F0 2 यानी Q0 पे 2 वाले चार्ज के द्वारा फोर्स, F0 3 मतलब Q0 पे 3 वाले चार्ज के द्वारा फोर्स। तीनों फोर्स को ऐड किए तभी तो Q0 पे टोटल फोर्स मिला। क्लियर, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ये इंटेंसिटी के लिए भी यूज होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन चार्ज या मिनी चार्ज। कहीं किसी किताब में मिनी चार्ज लिखा होगा, किसी किताब में एन चार्ज लिखा होगा। एन मतलब एन का वैल्यू 10, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 25, 30 चार्ज आपको दिया नहीं जाएगा। इसी पर में एक क्वेश्चन है, वो 10 चार्ज लेकर है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं दिया जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वही काम करेंगे, इस टॉपिक को प्रूफ करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज पे निकालेंगे बहुत सारे चार्ज के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी हमने एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ किया।
मैं जिस तरह से बना रहा हूँ एनसीईआरटी में सेम फिगर को थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से बनाया हुआ है, तो मैं जानबूझ के एक्स वाई ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, चीज़ों को क्लियर पकड़ में आए। ठीक है, बहुत लोग डायरेक्ट उसी तरह से बना रहे हैं पोजीशन वेक्टर, मैं भी बना सकता हूँ लेकिन मेरे लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में देखिए इस तरह का फिगर सब होगा, इस तरह का फिगर होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ एक्स वाई बता रहा हूँ ताकि समझ में आ रहा है आपको, चीज़ों को समझ में ज़्यादा आएगा। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं ओरिजिन लेता हूं। अब मैं यहां पर देखिए एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के द्वारा फोर्स, तो बहुत सारे चार्ज नहीं लूंगा, 2 या 3 ही लूंगा, 3। ठीक है, अब लेता हूं मैं एक चार्ज प्लस क्यू नॉट। ठीक है, ये पॉइंट पी ले लेता हूं, पी पॉइंट पर है। अब इसका पोजीशन वेक्टर पहले बनाता हूं। अब जो भी बनेगा प्रूफ्स में सब में पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यू नॉट वाला चार्ज का पोजीशन वेक्टर है आर नॉट, इसको लिखता हूं आर नॉट। अब मैं एक चार्ज लेता हूं A1 पॉइंट पे प्लस Q1। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R1। एक चार्ज मैं दिखाता हूं आपको A2 पॉइंट पे प्लस Q2, इसका पोजीशन वेक्टर मैं लेता हूं R2। ऐसे A1 A2 हमने A2 सॉरी ये A2 पॉइंट होगा, A1 A2 से लेके AN तक पॉइंट ले सकते हैं और Q1 Q2 Q3 करके Qn तक चार्ज लेंगे। लेकिन क्या n चार्ज हम दिखा पाएंगे यहाँ पे? पॉसिबल नहीं है, तो हमने 2 ही चार्ज दिखाया ताकि आपको समझ में आए। अब ध्यान दीजिएगा, Q1 जो है Q0 पे फोर्स लगाएगा, इस दिशा में लगाया, तो इसको लगिए F01। क्यों? फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q1। अब ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट जो है ये इस तरफ फोर्स लगाया, इस P यहां नहीं दिख रहा है इसलिए P को मैं क्लियर कर देता हूं यहां पे P। चलिए, तो अब ये इस तरफ फोर्स लगाया, तो इसको लिखता हूं मैं F, ब्लू से लिख देता हूं, हाँ F02। यानी देखिए Q1 जो फोर्स लगाया तो उसको बोला Q0 पर, तो F01 और Q2 जो फोर्स लगाया Q0 पे F02, यानी नॉट पे फोर्स लग रहा है, Q0 पे फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा और 2 के द्वारा। ऐसे n चार्ज हैं, यहाँ 2 नहीं है, n चार्ज है, लेकिन हमने 2 को दिखाया है। ठीक है, चलिए, और पिछले वाले प्रूफ के रिजल्ट को डायरेक्ट रिपीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, हाँ। Let us consider n charges plus Q1 plus Q2 plus Q3 डॉट प्लस Qn। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेके Qn तक चार्ज माना। ठीक है, डॉट प्लस Qn कहाँ पे माना, मैं वो लिख रहा हूं, एट पॉइंट्स A1, A2, A3 डॉट AN। डॉट का मतलब कंटिन्यू। ठीक है, AN मतलब हमने Q1 Q2 Q3 से Qn तक चार्ज को माना, किस पॉइंट पे, A1, A2 A3, मतलब Q1 A1 पर, Q2 A2 पर, Q3 A3 पर, Q4 A4 पर, इस तरह से माना रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट्स A1 हैविंग, पोजीशन वेक्टर को भी मेंशन कर दी यहीं पर, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स
R1 कॉमा R2 कॉमा R3 सब वेक्टर साइन में है, ठीक है, डॉट 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 Rn इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए Rn। ये आपके सब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में। मतलब ये जो पॉइंट है उनका पोजीशन वेक्टर R1 है, एक का R2 है, इस तरह का Rn तक है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिस्टम हैविंग ओरिजिन एट ओ, जिसका ओरिजिन ओ पर है। कंप्लीट हो गया ये थ्योरी। इतना ही आपको लिखना है। अब इस पर मैथमेटिकल काम। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहां पर प्रूफ कर लिए हैं, दो चार्ज पे फोर्स निकालना यहां से सीख चुके हैं। अब इस पर डायरेक्ट लगाएंगे। हमने क्या बोला, फोर्स अगर एक पर निकाल रहे हैं दो के द्वारा, फोर्स अगर एक पर निकाल रहे हैं, फोर्स अगर एक पर निकाल रहे हैं दो के द्वारा, तो एक का पोजीशन वेक्टर माइनस दो का पोजीशन वेक्टर, बस उसी काम को करेंगे। अब ध्यान दीजिए, नाउ यूजिंग रुकी यहाँ पर एक कम तो लिखे ही नहीं, फोर्स किस पे निकाल रहे हैं हम लोगों ने, सब Q1 चार्ज तक को। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थ्रू स्टैटिक force at point charge plus Q naught at point P having पोजीशन वेक्टर R0। यानी अब हमको निकालना है Q0 वाले चार्ज पर, ये Q0 वाले चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है बाकी सारे चार्ज के द्वारा, R0 ड्यू टू द गिवन चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू गिवन चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी हैव, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्स अगर Q0 पे निकालना है तो हम लिखेंगे F0 इज इक्वल टू F01, इसका मतलब हुआ फोर्स Q0 पे Q1 के द्वारा, प्लस F02 प्लस F03 डॉट 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 प्लस F0n, चूंकि n चार्ज है ना, फोर्स Q0 पे Q1 के द्वारा, Q0 पे Q2 के द्वारा, फोर्स Q0 पे Q3 के द्वारा, फोर्स Q0 पे Q4 के द्वारा, करते करते n वाले चार्ज के द्वारा। यानी हमेशा फोर्स दो ही चार्ज के बीच निकाल रहे हैं आप, Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q3, Q0 Q4, Q0 Qn, और दो चार्ज के बीच फोर्स आप निकालना सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं वही मैं देख बता रहा हूँ। तो लिखिए F0 इक्वल टू क्या होगा, Q0 Q1, क्योंकि F01 में दो ही चार्ज है ना, Q0 है और Q1 है। फोर्स जो आप Q0 पे निकाल रहे हैं Q1 के द्वारा, तो वहाँ पे दो ही चार्ज है, Q0 और Q1, तो Q0 Q1। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था, जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ निकाल रहे फोर्स Q0 पे, तो होगा मॉड R0 माइनस R1 का Q। पिछला टॉपिक में ही किए थे हम लोग।
और ये R0 माइनस R1 डायरेक्ट लिख दिए, यानी हमको इतना निकालना नहीं पड़ा। इसी तरह सेकेंड वाला हो जाएगा K Q0 Q2 बाई R0 वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R2, ठीक है, का Q और वेक्टर R0 माइनस R2। लास्ट वाला जो मैं लिखूंगा डॉट डॉट डॉट, डायरेक्ट लास्ट वाला लिख रहा हूँ, तीसरा नहीं लिख रहा हूँ। K Q0 Qn, जगह वहाँ कम है, इसको डॉट डॉट ही रन देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस K Q0 Qn, फोर्स Qn पे है इसलिए Qn माइनस, सॉरी फोर्स Q0 पर है, R0 माइनस Rn, n वाले चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है, और ये हो जाएगा R0 माइनस Rn। इतना बड़ा स्टेटमेंट है इसका। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटा कॉम्पैक्ट करके लिखना चाहेंगे। तो F0 वेक्टर F0 इज इक्वल टू, इसको सिग्मा में लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा K Q0 Qi बाई R0 माइनस Ri, वेक्टर का Q और वेक्टर R0 माइनस Ri वेक्टर, क्लियर। और I का वैल्यू हम लोग यहाँ से 1 से लेके n तक ले सकते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ। आज क्लास करीबन 51 मिनट हो चुका इसी टॉपिक तक, इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कराना था, हम लोग करा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो देंगे यानी 4th क्लास का, उसमें क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों आप इन सारे प्रूफ को देख लें, ताकि नेक्स्ट क्लास, ये पूरे क्लास का वीडियो है, ये सिर्फ शॉर्टकट वीडियो नहीं है, ताकि आपको पूरा जो 12 देंगे अगले साल उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज पे बहुत चार्ज के द्वारा, थ्योरी को नोट करें, क्योंकि ये आपके सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे पूछेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज मैं यहीं तक रोक रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद। बच्चे इस चैनल के साथ बने रहें और आपकी जो डिमांड है अब लिखें, मैं पूरा करूँगा।